आकाश आनंद की स्थिति अब पहले जैसी नहीं है, वो कमजोर पड़े हैं। आप अगर पार्टी हित से खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं अपने भतीजे को नहीं बख्श रही हूँ तो बख्शूंगी किसी को नहीं। मेरे ही अपने लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनको पार्टी में नहीं रखना चाहिए। आकाश ने जब वापसी की है, माफी मांगी है, उसमें एक साथ में उन्होंने एक चीज और कही है कि मैं पार्टी को अब व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों से ऊपर रखूंगा और खासकर अपने ससुराल पक्ष से। दिल्ली के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में जो अशोक सिद्धार्थ की जो दखलंदाजी थी वो मायावती को पसंद नहीं है। देर सवेर बसपा सरवाइव करेगी तो आकाश आनंद के ही नेतृत्व में सरवाइव करेगी, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ युवाओं को कनेक्ट करने की एक कुवत दिख रही है। आकाश आनंद ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा जो कि मुझको धोखा नहीं देगा। लेकिन जिस तरह से वो ससुर के प्रति उसने अटैचमेंट रखा, अब मायावती कोई एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 पॉइंट्स उनको ये मिल जाए कि यहाँ गड़बड़ है, मतलब उसके आगे की चीज सोचने के बजाय उसी पर फैसला ले लेती हैं। अशोक सिद्धार्थ को हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने विश्वासघात किया है, घिनौना काम किया है। कहीं ना कहीं वो मायावती को किनारे करने की एक साजिश रचे। मायावती जिस तरीके से राजनीति में रही हैं और जिस तरीके की उनकी राजनीति रही है वहाँ इतना आसान नहीं था और उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को भांप लिया। बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को भांपा और तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी और उस पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियां लोगों को सुर्खियों के तौर पर भी दिख रही हैं और कई सारे लोग हैं जो इस कारण को जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि बुआ अपने भतीजे से नाराज़ होती हैं, पार्टी से बाहर करती हैं और उसके बाद भतीजा एक सार्वजनिक माफ़ी मांगता है और फिर पार्टी में तो आ जाते हैं। इस सावधानी या अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है इस कौशन के साथ कि आप पार्टी पर आए हैं, उत्तराधिकार का सवाल अभी भी दूर है। बहुजन समाज पार्टी उनकी सबसे बड़ी नेता और सबसे बड़े परिवार के अंदर चल रही राजनीति पर आज खुलकर बात करेंगे अमर उजाला की इस न्यूज़ रूम चर्चा में। और मेरे साथ कई सारे हमारे न्यूज़ रूम के वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, एक एक करके बात करते हैं। और सबसे पहले अशोक जी, इस पूरी खबर को उस पहले दिन से, जिस दिन एक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है और उसमें खुलकर ये कहा जाता है कि आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला जाता है, से लेकर आकाश आनंद की वापसी तक अंदर चल क्या रहा है बसपा के, थोड़ा सा पहले तो ये समझाइए। देखिए, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया था और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। और उसके बाद से जो उनके ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, तो उनको लगने लगा कि जैसे अब पार्टी उन्हीं की एक तरह से हो गई है। वो कई फैसलों में जो है हस्तक्षेप करने लगे, आकाश को भी जो है इधर उधर बताने लगे काफ़ी कुछ चीज़ें। इसको लेकर के मायावती की नाराज़गी चल रही थी लगातार। और दिल्ली के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में जो अशोक सिद्धार्थ की जो दखलंदाजी थी वो मायावती को पसंद नहीं आई। इसको लेकर के भी नाराज़गी ज़्यादा बढ़ी। फिर अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी हुई, उसमें मायावती का नहीं जाना, बाकी पारिवारिक सदस्यों का जाना उसमें से, तो वो भी मायावती को काफ़ी अखरा था। इसी लेकर के वो आकाश आनंद से काफ़ी नाराज़ थी कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मायावती ने मना किया था कि कोई नहीं जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है मेरठ मंडल के जो है मुनकाद अली थे, उनकी घर में भी शादी थी, तो उसमें भी मायावती ने मना किया था कि कोई नहीं जाएगा। उनकी तरफ से जो है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने एक मैसेज जारी किया था कोई नहीं जाएगा। तब भी कुछ लोग गए थे तो उन पर कार्रवाई भी हुई थी। और अशोक सिद्धार्थ के यहाँ जाना वो मायावती को ज़्यादा अखर गया। इसी वजह से जो है मायावती ने फैसला लिया कि जब मेरे ही अपने लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनको पार्टी में नहीं रखना चाहिए। और उन्होंने आकाश आनंद, पहले अशोक सिद्धार्थ को निकाला, फिर आकाश आनंद को निकाला। ये पूरी इसकी कहानी है। पीछे की कहानी तो आपने बताई, एक दूसरा पहलू कुछ लोग अमृत जी इस तरीके से भी देख रहे हैं कि शायद मायावती एक उस बड़े सवाल या उस बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह से बचना चाहती हैं कि पार्टी अब परिवार की हो गई। तो पहले उन्होंने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, फिर एक बार उनके भाषणों को लेकर उन पर कार्रवाई भी की, फिर जब लिया तो कहा कि संयम में तो बोलेंगे, संभल कर बोलेंगे, और अब उन्होंने कहा कि पार्टी में तो है लेकिन उत्तराधिकारी नहीं है। क्या इसे एक तीर से 2 शिकार माने जाएं, जो एक अशोक जी ने भी बात कही कि भाई आपने आपके फैसलों के खिलाफ जाने वालों को तो कंट्रोल किया, साथ में खुद पर लगने वाले सवालों को भी किनारे कर दिया, या आपको लगता है धीरे धीरे उत्तराधिकार पर भी वो आ जाएंगी, जैसे पहले भी आकाश आनंद से नाराज़ हुई और धीरे धीरे वही सारी चीज़ वापस मिली? देखिए, मायावती अगर पिछले कुछ समय में देखें तो बहुत सारे कार्यक्रमों से दूर रहीं और उन्होंने एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी और अपने भाई को दी, प्लस जो है वो सिद्धार्थ से इसमें बीच में आए। लेकिन और काफ़ी समय तक दूर इन्होंने रखे। आपने देखा कई सारी जनसभाओं में नहीं जाती थी, बहुत सारी चीज़ों में, तो एक तरीके से वो पूरा मैनेज तो कर रही थी लेकिन फ्रंट पे नहीं आ रही थी। इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की सभी लोगों ने।
और ये होता आया है राजनीति में, ये कोई नया नहीं है। जब भी कोई बड़ा कद का लीडर इस तरीके से थोड़ा सा बैकफुट पे जाता है और नए अपने चेहरों को, अपने करीबियों को या पदाधिकारियों को आगे लाता है, तो वो लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और इस बार भी यही हुआ। लेकिन ये यहाँ दिक्कत ये है कि मायावती जिस तरीके से राजनीति में रही हैं और जिस तरीके की उनकी राजनीति रही है, वहाँ इतना आसान नहीं था, और उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को भांप लिया। बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को भांपा और तुरंत एक्शन लेना शुरू किया, और ससुर पे, फिर उसके बाद में जो है अपने भतीजे पे, और भाई को फिर जिम्मेदारी वापस दी गई। ये सारा जो सिनेरियो है, इससे साफ दिखता है कि वो कहीं ना कहीं पुराने जो इतिहास रहा है उससे उन्होंने सीख ली कि बड़ी पार्टियों में किस तरीके से खेल होते हैं, और वो इस चीज़ को भली भांति जानती है। मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कहूँगा, सब लोग समझते हैं उस चीज़ को, और उसका उन्होंने तुरंत काट किया। वहाँ इसमें ये हुआ कि जब सारी जिम्मेदारियाँ, बड़ी जिम्मेदारियाँ आकाश को मिलने लगी, तो जैसा अभी अशोक जी ने कहा भी कि लोगों को लगने लगा कि भाई पार्टी हमारी हो गई है, तो वहाँ उनको एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी था कि पार्टी लोगों की है, पार्टी कार्यकर्ताओं की है, पार्टी बसपा है, और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कुछ हो सकता। जैसे काशीराम जी के बाद मायावती जी को जिम्मेदारी मिली, तो जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन उत्तराधिकार वाली, जहां आपने बात कही कि उत्तराधिकारी वाला मामला है कि उत्तराधिकारी समाप्त होगा, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो होगा ही आने वाले समय। अब वो मायावती तय करेंगी, पार्टी मिलकर तय करेगी, पार्टी का बड़ा कैडर मिलकर तय करेगा कि किसको दिया जाएगा। हो सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी इस समय के स्टैंडर्ड बना हुआ है सारी पार्टियों के लिए, आने वाले समय में बसपा उस स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर सकती है कि भाई पार्टी के किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाए। तो ये एक नया सिनेरियो हो सकता है बसपा के अंदर। मैं ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है ये जवाब जो है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उस दिशा में एक तरफ बढ़ सकते हैं और अपने पारिवारिक लोगों को इससे दूर रखेंगे। अच्छा, इस बार साथ साथ एक बड़ी चीज़ ये है कि आकाश ने जब वापसी की है, माफ़ी मांगी है, उसमें एक साथ में उन्होंने एक चीज़ और कही है कि मैं पार्टी को अब व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों से ऊपर रखूंगा, और खासकर अपने ससुराल पक्ष से। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है सबके लिए कि आप अगर पार्टी हित से खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो अगर मैं अपने भतीजे को नहीं बख्श रही हूँ तो बख्शूंगी किसी को नहीं। जो आप मैसेज की बात करें, लेकिन चंद्रमान जी खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, और मैं अगर उस वर्ग की राजनीति की बात करूं जिसको बसपा करती नज़र आ रही है, सवाल मेरा वहां है कि अमृत जी ने 2-3 बातें कही, लेकिन उसका एक कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखता है। ठीक है, आकाश आनंद उत्तराधिकारी नहीं हैं, लेकिन बड़े पद किसके पास हैं? एक भाई है, भतीजा वापस आ गया, भतीजे की शायद 2-2, 3-3 गलतियाँ स्वीकार्य हैं, ससुर की एक भी नहीं है। भतीजे अगर माफ़ी मांगे तो पार्टी में आ सकते हैं, पर वो अशोक सिद्धार्थ अभी भी नहीं आ सकते। तो भले ही ये दिखाया जाए कि बख्शे किसी को नहीं, लेकिन थोड़ा सा बख्शा किसी को जा रहा है, ये भी दिखता है, एक दूसरा पहलू भी उसका दिखता है। क्या जैसे कांशीराम ने एक नेता तैयार किया, उन्होंने एक स्पार्क देखा मायावती जी को, उन्होंने देखा कि खूब उन मुद्दों पर बात की और उन्होंने उनको एक लीडर के तौर पर तैयार किया, क्या बसपा सेकंड जनरेशन लीडर क्राइसिस से जूझ रही है? ज़्यादा बड़ा सवाल है। नए युवा जो हैं उनको पश्चिम में कहीं चंद्रशेखर आज़ाद दिखते हैं, उनमें कुछ नज़र आता है। पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो सपा में ज़्यादा जाते दिखाई देते हैं। बसपा की दिक्कत क्या है, और क्या ऐसी ही सुर्खियाँ बस बसपा को सुर्खियों में रखेगी, ज़मीनी वोट पर नहीं? उत्कर्ष जी, अगर हम बसपा का मूल्यांकन करें तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 90 के दशक के आसपास आप चलें। एक अपने चिंतक हैं अभय कुमार दुबे जी ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में उन्होंने किल्ली गुरु की पूरी यात्रा का जिक्र किया है। उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से कांशीराम जी ने अपना अभियान शुरू किया पंजाब में। उन्होंने एक पॉकेट में अपने कार्यक्रम चलाए और उस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने देखा कि दलित राजनीति का एक नए सिरे से उभार हो रहा है। वहीं से फिर वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं और उत्तर प्रदेश का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाता है। वो ये समझाते हैं कर्मचारियों के साथ मिल करके, या जो दलित थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग थे उनके साथ पहले बैठते हैं, उनको समझाते हैं कि दलित जिनके साथ जुड़ा हुआ है वो आपसे ले क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं, ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आती है। फिर एकदम निचले तबके के बीच में भी वो साइकिल से यात्रा निकालते हैं। आपने देखा लोगों के बीच में रात भर बैठते हैं, समझाते हैं, रात भर पंचायत चलती है, जिसका एक नतीजा होता है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में पूरे धमाकेदार तरीके से वापसी करती है और एक बड़ी पार्टी बनती है, सारी पार्टियों को ध्वस्त करके। लेकिन कांशीराम जी के नहीं रहने पर सर्वे सर्वा मायावती जी रहती हैं। जो नई जनरेशन है, मतलब सेकंड लाइनर जो बसपा में आप देखें, सेकंड लाइनर में जो लोग भी रनर रहे
उनको जब मायावती जी को ये महसूस हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको महसूस हुआ कि इनसे खतरे हैं, एक एक करके जो वास्तविक रूप से दलित राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, एक एक करके, चाहे वो के गौतम जी हों, चाहे मौर्य जी हों, चाहे और ढेर सारे नाम हैं उसमें जो है, सब बाबू सिंह कुशवाहा, मतलब ढेर सारे जो भी सेकंड लाइनर, जो न्यूक्लियर एक सेकंड लाइनर का बना था, वो पूरा न्यूक्लियर तोड़ देती है, सेकंड लाइनर के सारे लोगों को नेस्त नाबूद कर देती हैं। अब हम लोग आते हैं बीच का जो थोड़ा गैप था, उसके आगे जब बढ़ते हैं, आकाश आनंद का जो उभार होता है नई पीढ़ी के बीच में, जो मैंने महसूस किया सोशल मीडिया पे, जिस तरह के बयान आए, जिस तरह के आकाश आनंद की बॉडी लैंग्वेज थे, एक यूथ कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि आकाश आनंद बसपा के जो नई राजनीति है उसके कर्णधार साबित होंगे। लेकिन इसी बीच एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट के तहत आकाश आनंद को बाहर किया जाता है। मेरी कुछ बसपा के लोगों से जो बातचीत है, बसपा के जो बसपा की रीत नीति और पूरे कैरेक्टर को समझते हैं, उन लोगों को आकाश आनंद में एक उम्मीद दिख रही थी। लेकिन जैसा कि अभी बात हुई कि पारिवारिक झगड़े की वजह से आकाश आनंद को पीछे किया गया, आकाश आनंद की फिर एक सोची समझी रणनीति और आपस में जैसे होता है ना, घर परिवार में बैठ करके बातचीत करने के बाद आकाश आनंद को बाहर ले आया गया है। और मुझे उम्मीद है कि देर सवेर बसपा जो है, हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे यह लगता है कि देर सवेर बसपा सर्वाइव करेगी तो आकाश आनंद के ही नेतृत्व में सर्वाइव करेगी, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ युवाओं को कनेक्ट करने की एक कुवत दिख रही है। आप बोल रहे हैं वो भविष्य दिखाई देगा, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा, क्या अंदर नवलकांत जी सब कुछ वैसा ही है जैसा उन रिलीज़ों में कहा गया, या वो अशोक जी ने जो ढेर सारी रिपोर्ट्स तैयार की उसमें, या अंदर और भी कुछ है जो इस वक्त नहीं दिख रहा? लेकिन बसपा में बहुत सीधे तरीके से पूछूं तो बसपा क्या एक परिवार के अंतर द्वंद में फंसी हुई इस वक्त पार्टी है, या बसपा अपनी राजनीति और वोट बैंक को तलाशने में ज़्यादा फंसी है? कहाँ ज़्यादा आपको लग रहा है फांस बड़ी है? देखिए, मुझको लगता है कि जिस बसपा की बात कर रहे हैं वो बसपा केवल और केवल काशीराम के जाने के बाद केवल मायावती बची हैं, और मायावती को मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल लेडी बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक तो वो क्या निर्णय करने जा रही हैं वो किसी को पता नहीं होता है, और दूसरी बात ये कि वो कड़े से कड़े निर्णय ले लेती हैं। और मुझको लगता है कि आप पूरी हिस्ट्री देखिए, सब वक्ताओं ने भी उसका जिक्र किया कि पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, मायावती को हमेशा लोगों के प्रति अविश्वास रहा है, और यही वजह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम की होते थे पर्सन, बाबू सिंह कुशवाहा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, इसी तरह से तमाम नेता हैं, नसीमुद्दीन थे, और सब के सब पार्टी छोड़ते चले गए। और यहाँ देखिए, आकाश आनंद उनका भतीजा ही है, सगा भतीजा है, और उनको लगा कि आकाश आनंद ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा जो कि मुझको धोखा नहीं देगा और पार्टी को आगे लेके चलेगा। लेकिन जिस तरह से वो ससुर के प्रति उसने अटैचमेंट रखा, अब मायावती को ये एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मुझको लगता है कि उनके जो निर्णय लेने के तरीके हैं वो बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तुरंत ही पार्टी से निकाल देना, तुरंत ही रख लेना, ये मैसेज उनके लिए भी नहीं अच्छा है, उनके वोटर्स के भी लिए नहीं अच्छा है। लेकिन मुझको लगता है कि मायावती ऐसा निर्णय इसलिए लेती है या ये जताने के लिए कि भाई हमारी पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, यहाँ पे किसी के लिए कोई जगह स्थायी नहीं है। जो पार्टी के लिए काम करेगा वो पार्टी में आगे बढ़ेगा, और जो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए ना कि मायावती जो फुल फ्लेज गवर्नमेंट जिस मायावती ने बनाई थी, अगर उनके विधायक ही ना बचे हों तो ये सोचना होगा कि ये जो आज के दौर की राजनीति कर रही है मायावती, वो कितनी उपयुक्त है। एक अंतिम दो सवाल मैं करता हूँ, चंद्रमान जी, अशोक जी, आपसे बोलूँगा। आपसे पहले ये पूछता हूँ कि क्या बसपा के अंदर बाकी राजनीतिक दलों की तरह एक गुटिया राजनीति है? क्योंकि इस पूरे संदर्भ में जिसका इशारा अशोक जी ने थोड़ी देर पहले किया था, उस किस्से में कई लोग ये भी बताते हैं कि मायावती जी के पास जैसा जैसा फीडबैक पहुंचता है वो मन बना लेती हैं, फिर एक्शन करती हैं और उसके बाद दूसरे पक्ष को सुनती हैं। और इसलिए कई बार वो जो भी नवलकांत जी भी कह रहे थे कि पहले आपने तुरंत एक्शन ले लिया, फिर आपने उसको रिकॉल किया, फैसले तुरंत करती हैं क्योंकि फीडबैक पर फैसले करती हैं, फीडबैक देने जो पहले पहुँचा। तो क्या वो एक गुटिया सिस्टम पार्टी के अंदर आ गया है? बहुत अच्छा सवाल उत्कर्ष जी। मेरी बसपा के कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई जो आजकल इस समय कभी बसपा के की हुआ करते थे, कोर कमेटी में हुआ करते थे, लेकिन अब बाहर हैं। बहुत नज़दीकी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके हवाले से मैं कहता हूँ, जो बात आपने कही कि तत्कालिक स्थिति परिस्थिति के अनुसार
जैसे होता ना, नेता सुनते हैं कि अरे यार ठीक है आपने कहा, चलो चलते रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मायावती जी के बारे में जैसा कि लोगों ने बताया है, उनके बहुत नज़दीक रहने वालों, कि वो अगर 2 पॉइंट्स उनको ये मिल जाए कि यहाँ गड़बड़ है, तो वो उसी मतलब उसके आगे की चीज़ सोचने के बजाय उसी पर फैसला ले लेती हैं। यही वजह है कि कोर कमेटी के तमाम लोग जो पूरी तरह से बसपा के प्रति समर्पित थे, आज बाहर हैं। और अशोक जी, जैसा मैंने कहा कि इस पूरी चर्चा का अंतिम सवाल, क्या आकाश आनंद इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक नेता के तौर पर रहेंगे, या वो जो नवलकांत जी ने कहा, बाकी तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि इशारों में, कि वो शायद वापस भविष्य बनेंगे, क्योंकि स्पार्क उन्हीं में दिखा था, वो आगे हो सकते हैं। और उसमें एक एडिशनल सवाल ये है, कांशीराम जी ने मायावती को तैयार किया एक नेता के तौर पर, ग्रूम किया, और मायावती के साथ जब आकाश आनंद दिखने शुरू किए गए और दिखने लगे, तो ये कहा गया कि मायावती स्वयं ग्रूम कर रही हैं। तो अगर आकाश आनंद में कमज़ोरी आती है, तो क्या वो ग्रूमिंग की कमज़ोरी को भी उस तरीके से नहीं देखा जाएगा? उनके नेता जो वो तैयार कर रही थी अपने भतीजे को, कमी वहाँ तो नहीं रह गई? देखिए, फिर आपको, अगर आप काशीराम और मायावती की बात कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब काशीराम ने मायावती को तैयार किया, तो मायावती ने कोई गुटबाजी नहीं की बसपा के अंदर। वहाँ पे कोई 2 धड़े नहीं थे कि ये काशीराम का धड़ा अलग बन गया हो या मायावती का अलग बन गया हो। लेकिन आकाश आनंद मामले में ऐसे ही हुआ। मायावती जो लगातार इस बात को कह भी रही है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही थी, अशोक सिद्धार्थ को हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने विश्वासघात किया है, घिनौना काम किया है। तो इसका मतलब यही था, वो कहीं ना कहीं वो मायावती को किनारे करने की एक साजिश रच रहे थे, अगर आप सीधे शब्दों में इस बात को समझिए। और अब इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो आकाश आनंद को हुआ है। आकाश आनंद जब शुरुआत में आए थे तो लोगों को लगा था कि मायावती की अगली पीढ़ी जो है वो यही है और हमको इनकी बात माननी है। अब मायावती ने उनको हटा दिया, उत्तराधिकारी बनाने से अब वो तैयार नहीं है। तो ये तो देखिए तय है कि आकाश आनंद की स्थिति अब पहले जैसी नहीं है, वो कमज़ोर पड़े हैं पार्टी के अंदर। तो अब देखिए भविष्य में क्या होता है, क्योंकि ये राजनीति भी बदल रही है और आकाश आनंद कितना अपने आप को साबित कर पाते हैं। हाँ, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो तय है। अब उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अमर उजाला की न्यूज़ रूम से बसपा की राजनीति से खास तौर पर क्या आगे फ़र्क पड़ेगा और दलित राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये एक परिवार की लड़ाई है या एक पार्टी के भविष्य से जुड़े कई सारे सवाल हैं। 4 हमारे वरिष्ठ साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आप भी अपनी बात रख सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार खुलकर रखिए, बताइए कि आपको किसकी बात पसंद आती है या आपके अपने क्या विचार हैं, और कमेंट करके हमें ज़रूर ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है आकाश आनंद का भविष्य आप बसपा में कैसे देखते हैं। ये चर्चा आप देख रहे थे अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।